जी। दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ है रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीके गांधी। वीके गांधी एक इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का वाइस चेयरमैन है, प्लस स्पोक्स पर्सन है, मीडिया पर्सन है। हम आज जानेंगे उनसे आज ओआरओपी का 2000 दिन पूरा होने का जो है आने वाला 4 दिसंबर 2020 2020 को जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से नहीं, मैं खुद जंतर मंतर में उनकी रिप्रेजेंटेटिव से मिले थे। दोस्तों हाल ही के दिनों में बहुत कुछ देश के अंदर 2020 के अंदर देश में बहुत कुछ घटना घटी है। कोरोना वायरस की वजह से जो है पूरा विश्व में जो है लोग तकलीफ में, पैंडेमिक की वजह से द पीपल्स आर वेरी पैनिक। फौज में भी बहुत कुछ और बॉर्डर में भी बहुत कुछ। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा ग्रुप कैप्टन गांधी को। स्वागत है ग्रुप कैप्टन गांधी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ग्रुप कैप्टन गांधी जी, अभी हाल ही में जो है हमारे जो सीडीएस है, जो डिफेंस सर्विस का चीफ है बिपिन रावत जी, उनकी बहुत सारे जो है वक्तव्य आए हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज भी हमें पता चली है। हमारे फौज की जो रिटायर्ड फौजी है और सर्विंग फौजी है, इनकी जो हमारे जो डिमांड है, ये एनएफयू नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन है, ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है, इक्वल राइट्स यानी कि जो है इक्वल स्टेटस विद सिविल सर्विस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है। जी। और इसी एक्सिस में बहुत बड़ी धांधली पंजाब की तरफ हमें सुनने में आए हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से जो है बहुत कुछ कटौती फौज के वेलफेयर में जो है कटौती होने जा रहे हैं। ये ऑफिशियल तौर से आए। हमारे जो प्लेन एरिया में जो सिविल यूनिट में जो है, जो दिल्ली जैसे जो एरिया में जो है हमारे जो आर्मी ऑफिसर में से इनकी खर्चा भी जो है कम करने वाला सुनने में है। सीएसडी कैंटीन को भी बंद करने जा रहे, ये भी सुनने में है। आर्मी डे और जो हमारे जो डिफेंस के जो तीनों डिफेंस की जो साल में जो एक बार जो उनके रीयूनियन जो डे होते हैं उनकी खर्चे में भी कटौती, प्लस जो हमारा रिट्रीट जो 26 जनवरी के बाद जो इंडिया गेट के पास जो होते हैं, इसमें भी जो कुछ कमियां कटौती करने जा रही है सुनने में आया। गुप्तन गांधी जी, बोलने का तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन समय को भी हम ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ अहम मुद्दे पर हम बात करते हैं। 4 तारीख को, 4 आने वाला दिसंबर को जंतर मंतर में 2000 दिन पूरा होने का हम एक विरोध प्रदर्शन सोचिए या संघर्ष प्रदर्शन सोचिए, ये करने जा रहे हैं। दूसरा चीज, बिपिन रावत जी और हमारे जो पूरा देश जो है चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। बहुत सारी जगह पर जो लद्दाख की एरिया में, सिक्किम डोकलाम के एरिया में है, भूटान की आसपास में, उत्तरांचल के एरिया में जो है चीन के साथ, आप मेरा इशारे आप समझ गए होंगे। कल परसों जो है हमारे जो बिपिन रावत जी जो है चाइना की गाड़ी जो MG हेक्टर जो है उसकी उद्घाटन मीनाक्षी लेखी के साथ जो है तस्वीरों में आई है, ये पब्लिक डोमेन में है। अब इसको बहुत सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? संक्षेप में हम चलेंगे, प्लीज ग्रुप कैप्टन गांधी। सबसे पहले तो मैं आप सबका नमस्कार करता हूं, अपने फौजी भाइयों को भी नमस्कार करता हूं और देशवासियों को भी नमस्कार करता हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देश के पूर्व सैनिक 2000 दिन से संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, जो उनकी जायज और लीगल मांगे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से पहले उनको प्रॉमिस भी करी थी। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार ये कहती है कि उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दे दी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो दी गई है उसमें कमियां हैं, वो जल्दी पूरी कर दी जाएंगी। अफसोस की बात यह है कि उसके लिए ना तो हमारे किसी डेलीगेशन को बुलाया जा रहा है, ना हमसे कभी कोई डिस्कशन किया जा रहा है, ना हमारे साथ कोई वार्तालाप किया जा रहा है। इसलिए ये कह देना कि 1 रैंक 1 पेंशन दे दी गई है, ये पूर्णतः गलत है और देश को गुमराह करने की बात है। 1 रैंक 1 पेंशन जो दी गई है वो लंगड़ी ओआरओपी है और उसके अंदर बहुत कमियां हैं। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली हुई है। हम तो ये चाहेंगे कि सरकार हमें बुलाए कि ये नौबत सुप्रीम कोर्ट में जाने की ना आए, कि सुप्रीम कोर्ट को
इसके बीच में ना पड़े और हम और भी सरकार के बीच में ये फैसला हो जाए। एक दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि 2000 दिन हमारे पूरे होने वाले हैं जंतर मंतर के ऊपर संघर्ष के। इसके लिए मैं अपने सारे फौजी भाइयों को जय हिंद बोलना चाहता हूं, उनको सलाम करना चाहता हूं, उनका मैं अभिवादन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी इतनी हिम्मत दिखाई है कि 2000 दिन से हमारा संघर्ष जंतर मंतर पर जारी है। जैसे सरकार आज किसानों के संघर्ष के लिए भी पहले उन्होंने मना किया कि हम उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, पर आज बात करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर सरकार ये चाहती है कि हम भी वैसा ही कोई कार्य करें तो बहुत अफसोस की बात है। हम फौजी हैं, हम रास्ता रोको का, ट्रेन रोको का काम नहीं करना चाहते हैं। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमें ऐसा करने पे मजबूर ना किया जाए। तीसरी बात आपने ये पूछी कि सीडीएस साहब एमजी हेक्टर के फंक्शन में गए। देखिए, इस मामले के अंदर वैसे तो उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, और उसमें अगर वो गए हैं तो उनके मन में क्या विचार है ये तो वही जानते हैं। इसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरे विचार से उनको नहीं जाना चाहिए। क्या अब आपको जो किसान आंदोलन से कोई प्रेरणा लेना नहीं चाहिए? देखिए, प्रेरणा हम देश को प्रेरणा देते हैं फौजी, हम किसी की नकल नहीं करना चाहते। पर मैंने अभी इशारों में आपको बताया कि अगर सरकार ये चाहती है कि हम भी इस तरह के कार्य करें जिससे देश की जनता को तकलीफ हो, तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। हम ये नहीं करना चाहते हैं अनलेस सरकार हमें मजबूर करे। लेकिन सरकार आज तक 70 साल की सरकार हो, 6 साल की सरकार हो, आज तक जो है बिना कोई दबाव डाले हुए कोई वेलफेयर आज तक किसी संगठन को, किसी सर्विस सेक्टर को, वेलफेयर को डिलीवर नहीं किया। ये भी तो हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि जब फौजी एक फौज ज्वाइन करता है तो ये वो प्रण लेता है कि मैं देश के लिए अपनी जान भी दूंगा, देश के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। मेरा वेलफेयर और मेरे परिवार का वेलफेयर करना देश की जिम्मेदारी। आज तक एक भी ऐसा फौजी नहीं है जिसने इस प्रण को पूरा ना किया। आप वार मेमोरियल पे जाकर देखेंगे, वहां पे हजारों लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। सिर्फ अफसोस इस बात का होता है कि हमने अपना प्रण पूरा किया, अपने हिस्से का प्रण पूरा किया, लेकिन सरकारें अपने हिस्से का जो कार्य है उसको पूरा करने में हिचकिचाती रही है, वो चाहे पिछले 70 साल में कोई भी सरकार आई हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर बहुत जरूरी चीज जो आपको समझनी चाहिए और जो देश को भी समझनी चाहिए कि जो सरकार के ऊपर जो मिनिस्टर होते हैं उनको इनपुट जो दिया जाता है वो गलत दिया जाता है। ये कांग्रेस के जमाने में भी जो जितने जो आईएएस बाबू रहे, क्या उनके भी तो जिम्मेदार, या कांग्रेस राजनेता का भी जिम्मेदार नहीं रहते? देखिए, हमको अच्छे से याद है कि राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि इनकी 1 रैंक 1 पेंशन दे दी जाए। लेकिन इंदिरा गांधी के समय पर है जो फौज की जो पेंशन को जो कम किया गया था, थर्ड पे कमीशन 1973। तो पे कमीशन में कौन बैठता है आप मुझे बताएं? क्या कोई पॉलिटिशियन बैठता है? पे कमीशन में कौन बैठता है? मिलिट्री का उसमें कोई मेंबर नहीं होता है। ये जो एग्जीक्यूटिव है सरकार की, उसकी जिम्मेदारी होती है कि मिलिट्री की तरफ जो सरकार का कर्तव्य है उसको पूरा किया जाए, और उसके रिकमेंडेशन कौन करता है? कोई पॉलिटिशियन नहीं करता है। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि जो उनको इंफॉर्मेशन, राजनेताओं को जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो गलत होती है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं 1 मिनट के लिए, हमेशा से ये कहा गया था कि अगर 1 रैंक 1 पेंशन दे दी जाएगी तो सरकार के ऊपर 50 से 60 हजार करोड़ का खर्चा आएगा। लेकिन मनोहर पर्रिकर जी ने कैलकुलेशन किया, उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन जो उनको सही वाली 1 रैंक 1 पेंशन देने का खर्चा केवल 8,296 करोड़ है। पिछले 70 साल से सरकार को, राजनेताओं को जो ये गलत इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि 50,000 से ज्यादा करोड़ का खर्चा आएगा और सारे
जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी मांगना शुरू कर देंगी और पुलिस भी मांगना शुरू कर देगी, वो गलत है। मैं एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपकी। 2000 दिन पूरे होने के जो 4 तारीख जो है, उसी दिन प्रेस क्लब में पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक प्रेस मीट भी होने जा रहे हैं। ये आपको सूचित किया जाता हूं। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का मिस्टर रणबीर सिंह, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड है पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उसमें असम राइफल, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, CISF and all that paramilitary forces are going to organize a seminar at press club जो पार्लियामेंट से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पर है, वहीं पर होने जा रहा है। ये ऑन द सेम डे। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो है, मैं आप पब्लिक डोमेन में है, ये हम बोलना तो नहीं चाहिए, उनकी कहना है कि आर्म फोर्सेस जो है, क्या मैंने इवेंट मैनेजमेंट की तौर पर जो है कंपनी की तरह काम करने लगी। ये क्या सही है क्या? देखिए, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, जरूर रखिए। हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखने की कोशिश करी, बहुत बारी कोशिश करी। आप ये चीज नोट करिए कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के नीचे आती हैं, उनके अलाउंसेस, फौज के अलाउंसेस जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, रक्षा मंत्रालय के अंदर आते हैं, उनसे बहुत ज्यादा है। क्यों? ये गलत है। क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री में आते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए जो जितनी एग्जीक्यूटिव है उनका ध्यान रखती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देखिए कि कोई फौजी की जब पोस्टिंग शिलोंग में होती है तो उसको अलाउंस 0 मिलता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस जब वहां जाते हैं तो उनको 30,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक अलाउंस मिलता है, जबकि फौजी को सियाचिन में जाने के लिए केवल 33,000 रुपए मिलते हैं। सिमिलरली सबमरीन में जाने के लिए केवल इतना कम मिलता है। तो ऐसा क्यों? सिर्फ इसीलिए कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो उनका काम है फौजियों का ध्यान रखना, वो नहीं रखते। तो ये बहुत मुश्किल बात है। आज से 1-2 दिन पहले ब्रिगेडियर करतार सिंह, ये भी इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने सीडीएस के साथ, बिपिन रावत के साथ, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन की वेलफेयर को लेकर के उनके साथ मुलाकात की। क्या ये हम अलग अलग दिशा पे कहीं, या सरकार की एक रणनीति होती कि इस मूवमेंट को डाइवर्जन या कमजोर करने का? देखिए, ऐसा है, देश में किसानों की कितनी यूनियंस हैं? कोई 3300। मजदूरों की कितनी यूनियंस हैं? कोई 200 से ऊपर। इसलिए फौजियों के भी हर प्रांत के हिसाब से छोटी छोटी यूनियन बनी है, ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। इसको इस हिसाब से कभी नहीं देखना चाहिए। जो मेंबर आईएसएल के मेंबर हैं, वही मेंबर आईएसएम के भी मेंबर्स हैं। फौजी तो वही है, फौजियों का वेलफेयर वही है। अगर ब्रिगेडियर करतार सिंह एज चेयरमैन आईएसएल सीडीएस साहब से मिलके आए हैं, तो वो भी फौजियों के वेलफेयर के लिए मिलके आए हैं। मुद्दे उनके भी वही हैं जो हमारे हैं। इसलिए इसको डिविजनरी एंगल से नहीं देखना चाहिए। सवाल यह है कि फौजियों का मुद्दा कोई भी टेकअप करे सरकार के साथ, सरकार किसी की भी बात मान के फौजियों के वेलफेयर का काम करे, हम उसका स्वागत करेंगे। किसान आंदोलन, जहां से मैं बैठा हूं, इससे ठीक 12 किलोमीटर दूर में जो सिंघू बॉर्डर है, उसमें किसान आंदोलन में बैठे हैं किसान। उसके बेटा सुखबीर सिंह, सिपाही सुखबीर सिंह कश्मीर में शहीद हो गए थे, लेकिन उसका पिताजी किसान आंदोलन में बैठे हैं अपने मांग को पूरा करने के लिए। क्या जो आर्मी का, जो फौज के जो ओआरओपी के जो संघर्ष है, तो उस तरीके के प्रेशराइज अपने इशारे से बता दिए थे कि हम वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार उसको सुन नहीं रहे। तो उसके लिए क्या अल्टीमेटम या क्या ऑल्टरनेटिव? सुप्रीम कोर्ट जो अंडर ज्यूरिडिक्शन है, ये भी मैं ध्यान में रख रहा हूं, क्या कहेंगे? देखिए,
लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हर किसान के परिवार में से एक फौजी है, इसलिए किसानों और फौजियों को, जवानों को अलग नहीं किया जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, अगर 1 करोड़ किसान दिल्ली के बॉर्डर पे दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं, तो सरकार को इससे सीखना चाहिए कि कोई भी बात करने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करना जरूरी है। आपको एग्जीक्यूटिव वाले तो गलत गलत इंफॉर्मेशन देंगे, उन्होंने भी किसानों के बारे में उनको गलत इंफॉर्मेशन दिया, तभी ये 3 ऑर्डिनेंस निकाले गए ना। अगर सही ऑर्डिनेंस, सही सलाह ली जाती और स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया जाता, तो ये ऑर्डिनेंस निकालने की क्या जरूरत थी। मैं ये नहीं कहना चाहता, इस बार पे कोई जजमेंट नहीं देना चाहता कि ऑर्डिनेंस सही है या गलत है, पर सवाल यह है कि अगर देश का 1.5 करोड़ किसान इसका विरोध कर रहा है, तो इसमें कोई ना कोई तो गलती है। उनको कंसल्ट क्यों नहीं किया गया? इसी तरह अगर फौजियों के लिए आपने 1 रैंक 1 पेंशन निकालनी है, तो हमको कंसल्ट क्यों नहीं किया गया, जो हम जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, जब आपने हमको प्रॉमिस किया था कि हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। जब 26 फरवरी 2014 को 1 रैंक 1 पेंशन बजट में अप्रूव कर दी गई थी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी निकाल दिया गया था, उसको क्यों बदला गया? ग्रुप कैप्टन गांधी, खर्चा केवल 8,296 करोड़ है। मेजर जनरल सतबीर सिंह हमेशा ये कहते कि हमारा भी जो एक सर्विसमैन कमीशन बनना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने इस मुद्दे को कोई सीरियसली लिया नहीं है। इसका मतलब ये मुद्दा कोई सीरियस नहीं है, या आपकी जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर बोर्ड में जो आपकी जो एग्जीक्यूटिव जो बैठा वो उसमें सारे सिविलियन है ना, चपरासी से लेकर के चेयरमैन तक कोई फौजी नहीं है, इसमें कोई मैंने आपसे यही बोला है कि ये देश की एग्जीक्यूटिव है, उसकी जिम्मेदारी है कि फौजियों का ध्यान रखे, और ये जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि उनको फौजियों की दुखती रग का या उनकी डिफिकल्टीज का, उनकी मेहनत का, उनकी परेशानियों का कोई अंदाजा ही नहीं है। इसीलिए ये इस तरह के रूल बनाए जाते हैं। जो अभी रूल बनाया जा रहा है, जैसे पीछे बनाया गया था कि डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स कर देंगे, उसके ऊपर इतना अप्रोर हुआ था कि रक्षा मंत्री जी को वो वापस लेना पड़ा। अभी जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि हम आपकी पेंशन कम कर देंगे, हाँ, ये सबसे गलत चीज है। पहली, इसके लिए मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि कोई भी कानून पेंशन के अंदर बदलाव पुरानी डेट से नहीं कर सकता, एक। नंबर 2, जितने लोग आज सर्विस कर रहे हैं, उन्होंने जब सर्विस ज्वाइन करी थी, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था, जो उनको कंडीशंस बताई गई थी, उन कंडीशंस में चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आज ये कोई चेंज करना भी मांगते हैं, तो इसका इफेक्ट आज से 25 साल बाद शुरू होगा, आज नहीं होगा। तो किस बात की कटौती करने की बात कर रहे हैं ये? आपको याद होना चाहिए कि 2004 के बाद से सिविलियन की पेंशन बंद कर दी गई है, लेकिन आज भी उनको पेंशन मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो पुराने रिटायर्ड है। जिन्होंने 2004 के बाद ज्वाइन किया, जब वो रिटायर होंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। जिन्होंने 2004 से पहले ज्वाइन किया उनको पेंशन मिलेगी। इसी तरह अगर ये कोई इस तरह का ड्रैकोनियन लॉ निकालना चाहते हैं, कोई सिस्टम निकालना चाहते हैं, तो वो आज से 35 साल के बाद इफेक्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो किस बात की सेविंग करना मांगते हैं? इससे ये सेना का मोरल डाउन कर रहे हैं। 8,000 करोड़ 800 करोड़ रुपए के खरीदा हुआ जो एरोप्लेन जो है एयरफोर्स 1, हमारे जो पहला जो सफर जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मंदिर में दर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हमारा फौजी जो है सरहद में माइनस, देखिए इस इशू को आप, ये हम लोग इसका गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं गलत कंपैरिजन की तरफ नहीं जा रहा हूं ना, मैं आपको अपना व्यू बता सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी अगर कहीं चलना चाहते हैं, राष्ट्रपति जी कहीं चलना चाहते हैं, वो हम ये तो नहीं कह सकते कि देश का किसान बैलगाड़ी भी जाता है, ट्रैक्टर भी जाता है, वो भी ट्रैक्टर पे जाए, ये गलत है। अगर उनके जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, मंदिर जाने के लिए अगर कोई जहाज खरीदा गया है तो जरूर खरीदा जाए, पर फौजियों की पेंशन काट के नहीं होना चाहिए, फौजियों की तनख्वाह काट के नहीं होना चाहिए, फौजियों के अलाउंस काट के नहीं होना चाहिए, या देश के किसान का एमएसपी काट के नहीं होना चाहिए।
अगर देश का बजट परमिट देता है इतना है कि वो खरीदा जा सकता है, जरूर खरीदिए। तो देश के किसान के अन्नदाता का पेट मत काटिए, फौजी का पेट मत काटिए, उसका मोरल हाई रखिए। प्रधानमंत्री जी हर दिवाली में, हर होली में हमारे फौजियों के साथ लड्डू, चाय, यानी उनके साथ कुछ समय बिताते हैं। बहुत अच्छी बात जी है, हाँ, फौज का मोरल बहुत अप होता है। लेकिन सिर्फ जी। मोरल अप होने से काम चलेगा? पेट में भी तो चूहा दौड़ता है, पेट में भी तो कुछ मैंने दाने की जरूरत मैंने है। बोला कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है, तो जी लड़ाई कैसे होगी? जी। तो भूखे पेट तो भगवान का भजन भी नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी, लड़ाई कैसे होगी? मेरे कहने का मतलब है कि आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो आप ग्रुप कैप्टन गांधी, मेजर जनरल सतबीर सिंह, एंड आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, सबसे बड़े ओआरओपी की प्रेशराइज ग्रुप है। तो क्या आपकी प्रेशराइज ग्रुप, आपकी ग्रुप की जो आपकी जो प्रेशराइज जो ग्रुप है, सरकार के सामने क्या हल्का फुल्का, क्या आप अपने कमजोर तो महसूस नहीं हो रहे? देखिए, मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूं कि हम नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह सरकार को प्रेशराइज करें, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अगर हम फौजी भी चाहते कि यह सड़क रास्ता रोको का काम करें तो हम भी कर सकते थे, पर हम वो नहीं करना चाहते। हम अपने सिविल भाइयों को परेशान नहीं करना चाहते, हम सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहते, हम अनशन करना चाहते हैं, हम सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहते। तो इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सिर्फ अनशन से मिल जाएगा आपका ओआरओपी का फुलफिल जो हमें पर्सन हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में 21 जनवरी 2021 को जो है आपकी सुनवाई, आखिरी सुनवाई है ये, या उससे भी आगे फिर जो तारीख पे तारीख? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट की अपनी कोई लिमिटेशंस होंगी। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो। हम चाहते हैं कि हमारा 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 केस शुरू के नंबरों में रखा जाए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हमको सुनने का समय मिले। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये बोला है कि ये इशू इतना इतना बड़ा है कि इसके सुनने के लिए 3-4 घंटे का समय चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि अगली हियरिंग में वो हमको ऐसे नंबर पे रखेंगे जिससे उनको 2-3 घंटे का समय मिलेगा आर्गुमेंट करने का। 25 सितंबर, 18 नवंबर 24 और अक्टूबर, 18 नवंबर, जी 24 अक्टूबर, 18 नवंबर, अब 11 जनवरी के बाद। 11 जनवरी के बाद, सॉरी 21 जनवरी, मेरे से भूल हो गई, 21 नहीं 11 जनवरी। 11 जनवरी। अर्नब गोस्वामी के जो है पर्सनल लिबर्टी के जो मुद्दे पर जो है अर्जेंट उसके लिए उसके केस सुनाया गया। क्या वो आरोपी ये लाखों 22 लाख फैमिली और जो एक्स सर्विसमैन की जो लिबर्टी है, ये फाइनेंशियल और स्टेटस की भी बात है। अर्नब गोस्वामी का जो इशू टेकअप किया गया है वो फंडामेंटल राइट्स का इशू है, पर्सनल लिबर्टी फंडामेंटल। क्या ये वो आरोपी आपका ये वो आरोपी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है सर? देखिए, वो राइट है। OROP is not a dole. OROP is a deferred payment of my services. But that is not fundamental right. That is not part of the fundamental right of the Constitution. मेरा fundamental right है, पर Constitution में नहीं है। हमको इसको अर्नब गोस्वामी के केस से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। वो देश के हर सिटीजन के लिए हम तो ये चाहते हैं कि जेल के अंदर जितने भी और लोग हैं कैदी जिनको रखा गया बिना चार्जेस के, बिना सुनवाई के, उनकी भी सुनवाई उसी प्रॉम्प्टनेस से करी जाए, उसी जल्दी से करी जाए, जिससे कोई भी अनऑथोराइज, कोई भी बिना किसी कारण के जेल में ना रहे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक तरह का ये संदेश भेजा है कि जेल में जितने और लोग बैठे हुए हैं उनको भी ऐसी ही सुनवाई करके उनके अगेंस्ट अगर कोई केस नहीं है तो उनको रिहा किया जाए। दूसरी बात रही ओआरओपी की। ओआरओपी का केस हमें पक्का विश्वास है कि जल्दी ही अगली सुनवाई तक हमारा नंबर ऐसे नंबर पे रखा जाएगा जिससे कि इसको सुनने के लिए आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट का बहुत समय मिलेगा और शीघ्र ही इसका फैसला होगा। आखिरी सवाल ग्रुप कैप्टन गांधी जी, कोई भी जो सरकार के ऊपर जो डिमांड रखता है विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आज तक नन ऑफ द मूवमेंट हैव बीन सक्सेस, क्या इसको ध्यान रखा जाएगा? अन्ना आंदोलन दैट वाज
स्पॉन्सर बाय, ये सब जानता है किसने किया है। आज बीजेपी सरकार फुल फ्लेज पे। देखिए देखिए, देश के नागरिकों का ये अधिकार है कि वो किसी भी कानून का विरोध करें, ये उनका अधिकार है। 1976 में जेपी आंदोलन चालू हुआ था, फिर अन्ना आंदोलन आया, उसके पहले ड्यूरिंग इंग्लिश टाइम, ब्रिटिश टाइम सिविल डिसोबीडियंस कानून थे तो ये, और अब किसान आंदोलन आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारें ध्यान नहीं करती, पर सवाल ये है कि सरकारों को स्टेक होल्डर से बात करना बहुत जरूरी है, और अगर स्टेक होल्डर कुछ कहना चाहते हैं तो उसको सुनना जरूरी है। और अगर आपका कानून इतना अच्छा है कि किसानों के फायदे के लिए है, तो स्टेक होल्डर से बात करने में नुकसान क्या है, उनको समझाने में क्यों नहीं बात करी गई। इसी तरह मैं फिर ये कहना चाहूंगा, अगर आपने जो आरोपी दी है तो हमसे बात करने में हमको समझाइए ना कि आपकी आरोपी कंप्लीट कैसे है। पर जब आप उस कमीशन में शामिल नहीं है, उसमें लिखा है पढ़ाई में यू हैव नो एनी पार्टिसिपेशन ऑन दैट कमीशन, तो हाउ द सिविल बाबू विल लुक आफ्टर योर वेलफेयर, हाउ दे विल डिलीवर दैट? हम शुरू से कह रहे हैं कि किसी भी कमीशन में जिसमें फौज के बारे में बात होनी है, फौजी का होना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि जैसे तो एक सर्विसमैन कमीशन जायज है, इसका मतलब